तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रेप पर। और मध्यकालीन भारत में हम लोग जो है मुग़ल वंश पढ़ रहे हैं, मुग़ल एम्पायर। तो उसका लेक्चर नंबर 2 है। कल मैंने सिर्फ छोटा सा वीडियो जो है अपलोड किया था, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे। तो इस क्वेश्चंस आंसर की जो श्रृंखला है उसमें हम आज जो है दूसरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुग़ल वंश के लिए। तो आप मेरी पिछली वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के आज की ये वाली वीडियो, जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुग़ल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है? तो ये हमें कारखाना संबंधित है तो कौन है? दीवाने बूयूतात। तो दीवाने बूयूतात है। इनके बारे में पढ़ो कि बादशाह अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्तियां की थी। इसमें पहला दीवाने खालसा था, जो साम्राज्य खालसा भूमि का प्रबंधन करता था। और दूसरा कौन था? और दूसरा दीवाने तन था, जो जागीर एवं वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तीसरा दीवाने बयूतात था, जो विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। दीवाने तब्जीह, यहाँ से देखो एक साथ हमको कई क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इस क्वेश्चन आंसर श्रृंखला का मतलब है दीवाने तब्जी, दीवाने तन, ठीक है ना। तो दीवाने तब्जी क्या था? सैनिकों का लेखा जोखा रखता था, ठीक है ना। तो ये है इनके बारे में। और ये है मुशर्रिफ एक खजाना नामक अधिकारी, जो क्या करता था? केंद्रीय राजकोष की देखभाल करता था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मुगल काल में इजरा क्या था? तो मुग़ल काल में इजरा क्या था? तो इजरा के बारे में जान लीजिए कि मुग़ल काल में जो है इजरा क्या था। तो ये क्या था? राजस्व जो कृषि की एक व्यवस्था थी, ठीक है ना। रेवेन्यू एग्रीकल्चर थी, उसकी एक सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम का। कौन? इजरा। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं कि मुग़ल काल में इजरा राजस्व कृषि की व्यवस्था थी। जुल्फ़िकार खां मुग़ल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। कौन था? जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां मुग़ल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। इसी ने इजरा व्यवस्था को बढ़ावा दी। इसके अंतर्गत एक निश्चित रेट पर भू राजस्व वसूल करने के बदले में सरकार ने इजारेदार यानी लगान के ठेकेदार, इजारा मतलब लगान, और इजारेदार मतलब लगान के ठेकेदार और बिचौलियों के साथ ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करना आरंभ कर दियो। वे सरकार को एक निश्चित मुद्दत राशि दें, बदले में किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना वसूलने के लिए उन्हें मुक्त छोड़ दिया गया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर श्रृंखला है तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो दाखिली कौन थे? तो दाखिली जो है पूरक सिपाही हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली सैनिक पूरक सिपाही थे, जिनकी नियुक्ति राज्य की तरफ से की जाती थी। अगर स्टेटमेंट में आए तो ये सब जो है आप पढ़ते रहना। नौ, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ बोला शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो शेरशाह सूरी के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं वो देखना है। हम पढ़ते हैं। पहला, कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, ठीक। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया, ठीक है ना। सरकार वाली व्यवस्था कहाँ से चलने लगी? ये शेरशाह सूरी के समय, जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो इसके दोनों ही आंसर जो है वो ठीक है। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम, कन्नौज को ही दूसरे कौन से नाम से जाना था? कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के नाम से, ठीक है ना। किसके? शेरशाह सूरी से संबंधित। और किस किस के बीच हुए? हुमायूं के बीच में, ठीक है ना। तो आगे देख पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शेरशाह का चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? अब भाई देखो, ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ठीक है ना। UPHESC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराती है उसके लिए। तो कितने ग्रेन का था? तो ये रट्टा मार लेना, 178 ग्रेन का था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ दिए। औरंगजेब ने क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने जजिया कब लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया कब लगाया? तो
79 में लगाया, ठीक है ना। याद कर लीजिए 6 7 एकदम क्रमवार याद है, 6 7, ठीक है ना। और 9 भी इसमें एक की कमी है, 6 7 9 में। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, ये याद कर लीजिए। जैसे तीर्थ यात्रा कर, ठीक है ना, औरंगजेब के टाइम कई 1663 खत्म किया गया। संगीत पर प्रतिबंध 1669 में खत्म किया गया। झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध 1669 में ही लगाया गया। और तुलादान पर प्रतिबंध जो है 1670 ईस्वी में लगाया गया। तो पहले क्या था, तीर्थ यात्रा कर, फिर संगीत पे भी कर लगा दिया। पहले यात्रा, फिर संगीत, फिर झरोखा, फिर तुलादान। यहाँ की मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या अर्थ था। तो वही सावनी निगार का क्या मतलब था, ये था जागीरदार थे उन पर नियंत्रण रखना। उनका कार्य पूछ रहा क्या कार्य था। तो निगार मुगल प्रशासन में जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण निगार था, जो जागीरदारों की कार्यवाहियों को और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण जो है सेंटर को भेजा था। शेरशाह के प्रशासन में राई का क्या मतलब था। तो शेरशाह के प्रशासन में राई का मतलब क्या था, राई राई था राज्य की मांग। तो शेरशाह के प्रशासन में राई का तात्पर्य राज्य की मांग। जब्ती एक, अब जब्ती आया, जब्ती क्या थी। जब्ती क्या थी, एक मुख्य विशेषता थी जमीन की नपाई करना तथा राई या फसलों की दरों की अनुसूची तैयार करना। कृषि योग्य भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में, ठीक है ना। तीनों श्रेणियों की भूमि प्रति बीघा मानक उपज को जोड़ लिया जाता था और 3 से भाग करके उसका औसत निकाल लिया जाता था, तो इससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, महसूल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ महसूल के बारे में पूछा गया कि आखिरकार ये महसूल हुआ करता था, क्या हुआ करता था। तो महसूल जो है एक वास्तविक राजस्व हुआ करता था, ठीक है ना, महसूल। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ हम बड़े हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि मुर्शिद कुली खान से जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई। तो मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था प्रारंभ की, कहाँ प्रारंभ की, तो कहाँ की, दक्कन में। कब प्रारंभ की, तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखिए, पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स हम यहाँ, कि खालसा महाल बादशाह की भूमि। जहांगीर के काल में खालसा आय घटकर संपूर्ण आय का केवल 20वां भाग यानी कि 5% रह गया। माहिल पैबाकी ये जहांगीर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अप्रदत्त भूमि थी। जामी जमींदाराने रैयती ये भू राजस्व देने वाले जमींदार हुआ करते। जमींदाराने जोर तलब, क्या जोर तलब क्या हुआ थे, भू राजस्व देने वाला जमींदार, ठीक है। तो यहाँ हम मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की, तो कहाँ प्रारंभ की, दक्कन में। तो दक्कन के बाद 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, तो उसके साथ फारसी मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का दीवान नियुक्त किया गया। आगे हम पढ़ते हैं, ये बोला जाता है कि मुर्शिद जो कुली खां हैं उनको क्या बोलते थे, साउथ का टोडरमल कहा जाता था, क्योंकि उसने यहाँ टोडरमल की पैमाइश का निर्धारण प्रणाली को लागू किया। 16 फरवरी किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा। तो कौन थे ये, आशफ खान। तो पढ़ो, 1564 में आशफ खां को गढ़कटंगा पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वह दोनों वह 2 दिन तक वीरतापूर्वक लड़ती रही, अन्यतः वह पराजय को निश्चित मानकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंप कर उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये हैं भारत की नारियां। आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है इनके लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे कौन, गढ़वाल की रानी कर्णावती। देखो भैया हमारी देश की महिलाएं
अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए? ठीक है ना। मनसब प्रदान, मनसब एक स्थान हुआ करता, एक पोजीशन हुआ करती थी। तो कितने प्रदान किए गए? तो इनके बारे में दिया गया है कि कितने मनसब जो हैं प्रदान किए गए। आप मनसब के बारे में विस्तृत पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या मनसब क्या था, एक स्थान था, कैसे कैसे क्या था। तो यहाँ पर जो है जब अकबर का शासनकाल था, इसमें जो है 11 मनसब हुआ करते थे। ठीक है। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्रदान होता है। यह कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, प्रदत्त इसमें मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। ठीक है। 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में हुआ था। अब इनके बारे में सब जानते हैं, क्या पढ़ना। यहाँ बढ़िए, निम्नलिखित के शासक के समय में झरोख का दर्शन बंद करा दिया गया। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि झरोख का दर्शन करो, ठीक है ना, तुलादान, तीर्थ यात्रा कर, तो ये सारे किसने बंद किए थे? ये सारे बंद किए थे किसने? औरंगजेब ने। तो हम लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक फैक्ट और दे दिया गया है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना। मुगल साम्राज्य के एकमात्र शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कौन? औरंगजेब। पहला राज्याभिषेक उसका 31 जुलाई 1658 को, कब? जब सामूहगढ़ की युद्ध में विजय के बाद। और दूसरा राज्याभिषेक जो है इसका खजुआ और देवराई युद्धों को अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जैन मत सिख जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि? तो यहाँ देख लेना। पहली बात तो कौन जैन संत थे और कौन सी उपाधि थी? तो ये किसने प्रदान की? जहांगीर। यहाँ पढ़ते हैं। जैन संत सिद्ध चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रदान की। जहांगीर ने रविवार यानी अकबर के जन्म के दिन व बृहस्पतिवार के दिन साम्राज्य में पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया। जहांगीर ईसाई धर्म में भी दिलचस्पी लेता था। उसने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत, तो ये वकील उस सल्तनत जो है उसके प्रारंभिक काल में अकबर के कौन थे? ये बैरम खां। यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब शाहजादा मोहम्मद काम बख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान करें। तो ये कौन सी माँ थी जिसके बारे में ये स्टेटमेंट बोला गया है? तो ये कौन सी माँ थी? उदयपुरी बेगम। शाहजादा मोहम्मद काम बख्श मुगल सम्राट औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे थे, जो उनकी पत्नी उदयपुरी बेगम से पैदा हुए थे। उपरोक्त कथन शाहजहां द्वारा अपने गुरु के हाथ काटने का आदेश देने के बाद सैफ खान ने कहा था। तो आगे बढ़ते हैं हम कथन और कारण के बारे में जानते हैं कि पहला और उसका कारण के बताने। तो इसमें देखते हैं क्या बोला गया है कि औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा दावा मुतालिबा तक सीमित था। 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारों को फरमान जारी किया कि ये अपने अधिकारियों को उसने जो अपने ऑफिसर्स को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त ना करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके अधिकारियों को कहा जा सकता था। उपरोक्त कथनों में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कौन सा है? पहला हमारा जो दिया है ये ए है, रीजन, और उसके बारे में दिया गया है कि ये स्टेटमेंट और रीजन दोनों के बारे में हमको जो पता करना है। तो ये इसका जो दे रहे हैं क्वेश्चन, ये ए सही है कि आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। पहला आर
मतलब ये आर है और पहले वाला ए है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें। तो रखते हैं कालक्रम के अनुसार अकबर का। तो सबसे पहले जो है यहाँ हमें देखना है कि पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पहले नंबर पे आएगा ये हमारा युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है ना। तो पहले कब लगाया गया था ये प्रतिबंध? 1562 में। ठीक है ना। कब लगाया गया था ये प्रतिबंध? 1562 में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा तीर्थ यात्रा कर माफ़ किए जाना। तो ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा हमारा दूसरे नंबर का है तीर्थ यात्रा कर माफ़ किए जाना। और ये कब किया गया तीर्थ यात्रा कर माफ़? 1563 में। ठीक है। सीरियल वाइज याद रखिए। ये 62, ये कब किया गया? 62। और ये कब किया गया? 63। और नेक्स्ट जो है हमारा जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में हुई। तो जजिया कर की समाप्ति कब हुई? 1564 में, यानी कि तीसरे नंबर पे। और चौथी जो है चित्तौड़ का फतेहनामा जारी करना। चित्तौड़ का फतेहनामा कब किया गया? 1568 में। ठीक है ना। कब? 1568 में। तो नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है ना। कि यहाँ दिखाना है कुल जवाब में खालसा के अनुमानित हिस्सा कि कौन से शासक के काल में जो है कितना हिस्सा खालसा का हुआ करता था। तो ये हम लोग मिलाते हैं। तो जो अकबर था हम मिला के दिखाई देते हैं आपको। अकबर महाशय जो थे इनके काल में कितना था? 1/4। तो यहाँ लगा दिए 1/4। जहांगीर के साहब में इनके काल में क्या था? 1/20। ठीक है। और शाहजहाँ के काल में 1/7। तो शाहजहाँ के काल में 1/7 और औरंगजेब के टाइम 1/5 था। ठीक है ना। तो सबसे कम किसके काल में था? तो यहाँ देखना है, अगर हिस्सा के भाई से देखें, परसेंट भाई से देखें, तो ये 1/4 का मतलब 20 पंजे 100 यानी कि 5% था। तो किसके काल में? जहांगीर के काल में। ठीक है ना। खालसा भूमि का हिस्सा था। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? यानी कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो ये कौन था? कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कब आया? तो यहाँ दिखाया भी गया। इसके बारे में आप विस्तृत पढ़ते हैं हम लोग। 61 से 67 के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए। इनमें कॉन्स्टेंटिनोपल यानी मक्का शरीफ, फारस, बल्ख, बुखारा, कारागर, खीवा, अबिसीनिया और शहर नौज के राजा, वशरा, यमन एवं मोछा के तुर्की सरदार तथा कुस्तुनतुनिया के एक दूत मंडल आया था। ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि बुलंद दरवाजा जो है अकबर के किस विजय के हैं। तो ये कौन सी थी? गुजरात विजय। ठीक है ना। कौन सी? गुजरात विजय। बाकी इसके बारे में आपको विस्तृत अगर पढ़ना हो तो मैं यहाँ पर एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है। यहाँ बाकी कुछ है नहीं। यहाँ दिखा है कि 1573 में कब करवाया गया था इसका निर्माण? तो 1573 में। ठीक है ना। अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निर्माण कराया गया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। कौन सी विजय? गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों के बारे में माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो ये कौन थे? औरंगजेब। ठीक है ना। औरंगजेब के बारे में कई फैक्ट हम लोग जो हैं अभी पढ़ के आ रहे हैं। बाकी और सब होंगे तो वहाँ पढ़ लेना। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? तो कौन थे? अकबर। ठीक है ना। नियंत्रण और संतुलन। ठीक है ना। दीन इलाही धर्म भी किसने चलाया था? अकबर ने। तो यहाँ हम लोग और पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो कौन थे? विलियम लीड्स।
ठीक है। तो विलियम लीड्स के बारे में पढ़ना हो तो नीचे दिया है। अकबर के शासनकाल में आने वाली निम्न यात्री कौन से हैं? तो जॉन न्यूबेरी। तो जॉन ये पहला अंग्रेज था जो अकबर के समय में इंग्लैंड के राजा का एक पत्र लेकर भारत आया था। फिर कौन था? राल्फ फिंच। तो राल्फ फिंच है, ये महारानी एलिजाबेथ का एक पत्र लेकर अकबर के दरबार में आया। ये आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहा। ठीक है। विलियम लीड्स भी इनके काल में आए। तो विलियम लीड्स ये अकबर द्वारा नियुक्त हीरों के सत्यापन के लिए एक प्रसिद्ध अंग्रेजी हीरा विशेषज्ञ था। अब आ जाए कि अकबर के काल में प्रमुख हीरा विशेषज्ञ कौन था? तो ये विलियम लीड्स। कौन अकबर आगरा फतेहपुर सीकरी में रहा? तो रॉल्फ फिंच। और ये यहाँ पढ़ते हैं जॉन मिल्डेन हॉल। ये 1599 भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से अकबर के समय में पहुंचा। अगर इनका हम शॉर्ट फॉर्म की तरह याद करें तो यहाँ से ले लेते हैं हम एन। ठीक है ना। विलियम लीड्स की जगह ले लेते हैं एल। और विलियम फिल जो फिंच है, ठीक है ना, उसको ले लेते हैं हम एफ। और मिल्डन हॉल का ले लेते हैं हम एम। तो ये हो जाएगा NLFM। तो NLFM से आप याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम। तो अभी मैं छोटी सी वीडियो यहीं समाप्त कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी दूसरी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है जल्दी जल्दी देख सकें। बड़ी वीडियो में आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते होंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।